प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर आधुनिक भारत, जिसका प्रमुख शीर्षक है भारत में न्यायिक सुधार ब्रिटिश भारत के अंतर्गत। इसको हम भारत का संवैधानिक विकास भी कह सकते हैं। किसी भी देश के संविधान की रचना मात्र एक दिन की उपज नहीं होती है, बल्कि संविधान एक सतत विकास का परिणाम होता है। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल सन 1599 ईस्वी से शुरू होता है तथा उसी समय ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ महारानी एलिजाबेथ ने एक राजलेख द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दिया, जिसे चार्टर एक्ट कहते हैं। इस राजलेख द्वारा कंपनी को समस्त पूरी देशों में व्यापार का एकमेव स्वामित्व सौंप दिया गया तथा कंपनी की समस्त शक्तियां 24 सदस्यीय परिषद में नियत कर दी गई। सन 1726 के राजलेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति सौंपी गई। सन 1726 के चार्टर के द्वारा भारत में स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम, उपनियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट आता है वो है सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और यहीं से भारत में न्यायिक सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है और भारत का संवैधानिक विकास इसके साथ साथ अग्रसर होता है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए सन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट के तहत मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया, जिसका प्रमुख एक गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल का नियंत्रण अपूर्व था, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। संपूर्ण कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रशासन तथा सैनिक शक्ति इसी सरकार में निहित थी। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश मंडल को भारतीय मामलों में नियंत्रण का अधिकार दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ने एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत तय किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। गवर्नर जनरल की परिषद को फोर्ट विलियम बस्ती के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए भी शक्ति प्राप्त थी। एक्ट ऑफ सेटलमेंटल यह 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को समाप्त करने के लिए लाया गया। इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के विभिन्न विधि बनाने का अधिकार दिया गया। अब है पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया, क्योंकि उस समय ये विलियम पिट ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस कानून को बनाने वाला था। पिट्स इंडिया एक्ट के विवाद को लेकर लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा, और उसी समय ये अमेरिका की क्रांति हुई थी। जस्ट इससे पहले सन 1784 से पहले, और फिर सन 1789 में फ्रांस की क्रांति भी थी। तो विश्व में चारों ओर क्रांतियों का बोलबाला था। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार गिर गई थी। कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। इस नियंत्रण बोर्ड में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा उसके द्वारा नियुक्त 4
प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। 3 डायरेक्टरों की एक समिति द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य उद्देश्य भारत को भेजे जाते थे, जो भारत के लिए मुख्य आदेश थे। इसी अधिनियम के अनुसार मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसियों भी गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के अधीन कर दी गई, क्योंकि 1773 में केवल बंगाल, फिर बंगाल, मद्रास, बम्बई तीनों कर दी गई। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यीय परिषद में केंद्रित हो गया। इस नियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो सन 1858 तक विद्यमान रही थी, एक कंपनी के द्वारा तथा दूसरा संसदीय बोर्ड द्वारा। इस अधिनियम के तहत इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। इस अधिनियम से कार्यकारी पार्षदों की संख्या 3 रह गई, जिसके मुख्य सेनापति 1 था। वर्क ने इस विषय पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा अच्छा तथा दक्ष उपाय है जैसा कि कोई मनुष्य बना सकता है। फिर है 1786 का एक्ट। पिट्स ने 1786 में एक अधिनियम पारित करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में नियत कर दी गई। गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था तथा उसे लागू कर सकता था। अब है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल का बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिकार स्पष्ट दिखाए गए। यदि गवर्नर जनरल बंगाल के बाहर जाता था तो उसे अपनी परिषद के असैनिक सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया। इन सभी सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से मिलना था, जो 1919 तक मिलता रहा। अब है 1813 का चार्टर एक्ट, यानी 1793 से 20 वर्ष बाद एक और चार्टर एक्ट। समकालीन यथाभव्य के सिद्धांत तथा अंग्रेजों के यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने के लिए सन 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। इसलिए 1713 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यद्यपि उसके चीन तथा चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। प्रथम बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की अधीक्षण तथा नियंत्रण शक्ति को न केवल परिभाषित किया गया, अपितु उसका विस्तार भी किया गया। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष विद्वानों, भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया। यह भारत संबंधी अंग्रेजी घोषणाओं में एक अलग महत्व रखता था। अब है 1833 का चार्टर एक्ट, न्यायिक सुधार। 1833 के चार्टर एक्ट पर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उदारवादी नीतियों का क्रियान्वयन, लेसेज फेयर के सिद्धांत की छाप थी। नियंत्रण बोर्ड के सचिव मैकाले बेंथम के शिष्य जेम्स मिल का प्रभाव 1833 के चार्टर एक्ट पर स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित होता है। इस एक्ट के तहत कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए नया जीवन दान दिया गया तथा उसे एक ट्रस्टी के रूप में प्रतिष्ठित किया। कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने होते थे। इस अधिनियम ने कंपनी के डायरेक्टरों के संरक्षण को कम कर दिया। इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट की ये सबसे मुख्य विशेषता है। पहले केवल बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाता था, लेकिन 1833 में ये संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक तथा असैनिक कार्यों का नियंत्रण, निरीक्षण तथा निर्देशन सौंपा गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया।
सभी कर सपरिषद गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जा सकते थे। इस प्रकार प्रशासन तथा वित्त की सारी शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में केंद्रित हो गई। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया। केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय कानूनों को संक्षिप्त लिपिबद्ध एवं सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जो 1813 से चलता आ रहा था। गवर्नर जनरल को विधि आयुक्त को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड को अपनाकर भेदभाव समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल और समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब है 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट ने कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया। भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल के 4 सदस्य, 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। अन्य 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा प्रांत 4 प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। वीटो यानी मना, रोकना। विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। परिषद में वाद विवाद का प्रारूप मौखिक था। परिषद का कार्य गोपनीय नहीं, सार्वजनिक प्रकृति का था। 1853 के अधिनियम ने सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की। इन अधिनियमों ने कंपनी डायरेक्टरों से नियुक्ति संबंधी अधिकार वापस ले लिए, जिससे डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त हो गया। अब है 1858 का अधिनियम और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद ये पहला अधिनियम, क्योंकि 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसकी मुख्य मांग थी कंपनी के शासन का खात्मा। अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन सीधे शासन होता था। कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 1858 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। इस एक्ट को 1858 का एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संज्ञा से नामित किया गया है। 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी सम्राट को सौंप दिया। भारत का प्रशासन अब साम्राज्य द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंप दिया गया, जिसका अध्यक्ष मुख्य राज्य सचिव या भारत सचिव के नाम से विभूषित था। राज्य सचिव को उस समय तक डायरेक्टरों के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड, दोनों बोर्डों की संयुक्त शक्तियां मिल गई। इस प्रकार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू देश शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। राज्य सचिव की 15 सदस्यीय परिषद में से 8 की नियुक्ति सीधे ब्रिटेन क्राउन द्वारा तथा 7 की डायरेक्टर के बोर्ड द्वारा होनी थी। अधिनियम में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे लोग हो जो भारत में कम से कम 10 वर्ष की सेवा कर चुके हो। परिषद की भूमिका केवल परामर्शदाता की थी और प्राय बहुत से मामलों में राज्य सचिव का निर्णय अंतिम हो सकता था। भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसराय की उपाधि मिल गई, क्योंकि इससे पहले गवर्नर जनरल का नाम था। फिर भारत में वाइसराय पद लागू कर दिया गया और 1858 एक्ट के तहत भारत का प्रथम वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग था सन 1858 में। राज्य सचिव को भारत से प्राप्त मालगुजारी का लेखा प्रतिवर्ष संसद के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था। उसे भारत के नैतिक एवं भौतिक विकास की रिपोर्ट भी संसद को देनी पड़ती थी। भारत के राज्य सचिव को एक विशाल निगम घोषित कर दिया गया। राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, इसलिए वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। कन्वेंटेड सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी, जिसके लिए राज्य सचिव ने सिविल सर्विस कमिश्नर की सहायता से नियमों की उत्पत्ति की। अब है अगला
भारत में न्यायिक सुधार सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम। विधि निर्माण की त्रुटिपूर्ण कार्य प्रणाली, वायसराय की निषेधात्मक शक्ति यानी वीटो पावर तथा विधान परिषद में भारतीयों का न के बराबर प्रतिनिधित्व आदि कारणों से सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की। ब्रिटिश सरकार ने उपरोक्त बिंदुओं को दूर करने के लिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया। सन 1861 के अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो एक विधिवेत्ता का पद था। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। यह कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल आ चुका है। विभागीय प्रणाली कब शुरू की और किसने? तो सन 1861 अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की स्थापना की। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। वायसराय की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, न्यूनतम संख्या 6, अधिकतम 12। इसको वायसराय मनोनीत करता, इसकी अवधि 2 वर्ष के लिए रखी गई। इन नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी सदस्य होते थे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। विधान परिषद की शक्ति अत्यंत सीमित थी। सदस्यों को प्रशासन अथवा वित्त संबंधी प्रश्नों को पूछने का कोई अधिकार नहीं था। वायसराय को संकटकालीन समय में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्राप्त थी। इन अध्यादेशों की क्रियाशीलता को केवल 6 माह के लिए निर्धारित किया गया। वायसराय को ब्रिटिश परिषद द्वारा पारित विधियों को वीटो करने की शक्ति प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। इस अधिनियम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास प्रांतों की परिस्थितियों के लिए अपने कानून तथा संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उसकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया। अब है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, न्यायिक सुधार। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारतीयों में पनपी राष्ट्रीयता, 1885 में कांग्रेस की स्थापना तथा एल्बर्ट बिल विवाद आदि घटनाओं से 1892 के भारत परिषद अधिनियम पारित करने के लिए अंग्रेजों को बाध्य किया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यता की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10, अधिकतम 16 की संख्या निर्धारित की गई। वायसराय को सदस्यों के नामांकन का अधिकार सुरक्षित कर दिया गया। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, जो पहली बार ये लागू किया गया। इससे पहले भारतीय कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। प्रांतीय विधानमंडलों को बम्बई मद्रास में इस अधिनियम द्वारा न्यूनतम 8, अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया। इन सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यह केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधानमंडलों के लिए व्यवस्था थी, परंतु यदि प्रशासन आवश्यक समझे तो बिना कारण बताए प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर सकती थी। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करना था। केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिन्हें चारों प्रांतों के विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे। अन्य 5 गैर सरकारी सदस्य वायसराय मनोनीत करता था। भारतीय विधानमंडल के सदस्यों को नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे। निर्वाचन की पद्धति पूर्णतः अप्रत्यक्ष थी तथा निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की ही संज्ञा दी जाती थी। इस अधिनियम में चुनाव प्रणाली को स्वीकार किया गया था, परंतु स्पष्ट ढंग से नहीं। विधानमंडलों की शक्तियाँ बहुत सीमित थी। सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। चुनाव की विधियाँ संतोषजनक नहीं थी। सिद्धांत रूप में हम केवल यही कह सकते हैं कि यह अधिनियम भारतीय यानी अखिल भारतीय कांग्रेस की मांगों से काफ़ी कम था, फिर भी एक सकारात्मक प्रयास था। आज इतना ही। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909, 1919 और 1935।